नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 आरोह पुस्तक का पाठ 4 रघुवीर सहाय का प्रस्तुत कर रहे हैं। रघुवीर सहाय जो हैं ये दूसरे शतक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी मृत्यु 1990 को होती है। तो 1929 से 1990 तक इनका जीवन काल रहा था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अज्ञे द्वारा संपादित जो दूसरा शतक था 1951 ईस्वी में, उसमें इनकी प्रारंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि रचनाएं इन्होंने प्रकाशित करवाई। पत्रकारिता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली एक पत्रिका जिसका नाम है कल्पना, और उसके बाद दैनिक जो है नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से ये संबद्ध रहे। इनसे भी ये जुड़े थे। फिर इनको सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान। इनका निधन 1990 को दिल्ली में हुआ था। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी जैसी राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतर कर सामने आया है। खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पैसे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी वो थे। कविता में उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय तथा व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान की गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उज्जास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है कि छोटे या लघु की महत्ता को इन्होंने स्वीकार किया है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय ये बनाते हैं। रघुवीर सहाय जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ये कविता ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से
टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। रघुवीर सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने ध्रुव संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो ये इस पाठ का परिचय था। अब शुरू करते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता। कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन मतलब टेलीविजन। हम समर्थ शक्तिमान। शक्तिवान में वान प्रत्यय लगा है। समर्थ का होता है शक्तिशाली या फिर इसको साधन संपन्न भी बोल सकते हैं। हम एक दुर्बल को, दुर्बल होता है कमजोर, दुर्बल में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया और इसमें वान प्रत्यय लगा है। शक्तिवान में वान प्रत्यय और दुर्बल में दुर उपसर्ग। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। अपाहिज वो होता है जिसका कोई अंग बेकार हो जाता है, जिसको हम अपंग भी बोल सकते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख हमें बताइए। बता नहीं पाएगा कि जो अपाहिज है वो अपना दुख प्रकट नहीं कर पाएगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूरदर्शन के जो प्रवक्ता है, उद्घोषक है, वो अपने कार्यक्रमों के संचालन इस प्रकार करते हैं कि वो स्वयं को समर्थ और शक्तिवान मानकर चलते हैं। वे अपनी बात को दूर दूर तक प्रसारित करने में सफल रहते हैं। इस कारण उनमें अहम भाव ज़्यादा रहता है और दूसरों को वे कमज़ोर मानते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक स्टूडियो में बंद कमरे में एक कमज़ोर एवं दुखी व्यक्ति को वो बुलाते हैं। उस अपंग व्यक्ति को स्टूडियो के कैमरे के सामने लाकर वे उससे सवाल करते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, जबकि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपाहिज दिखाई दे रहा है। तो भी वो उनसे पूछेंगे कि आप अपंग क्यों हैं, इसमें किसका दोष है। उससे ऐसा प्रश्न पूछना सर्वथा अनुचित है। अपाहिज इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। तब उसके दुख को और अधिक बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, अगला प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपना अपाहिजपन होना काफी दुख देता होगा, अर्थात अपनी अपंगता पर सुख तो कह भी आपको मिलता
नहीं होगा कि ये आपको हमेशा ही दुख देता होगा। इस तरह अपाहिज जब कुछ नहीं कह पाएगा तो उसे अपाहिज होने में सचमुच दुखी होने का समर्थन उसको मिल जाता है। तो फिर कार्यक्रम संचालक द्वारा इस तरह के प्रश्न पूछने के साथ कैमरेमैन को वो निर्देश देगा कि उसके चेहरे पर और अधिक जूम करके इस कैमरे को दिखाओ। तो कैमरामैन उसके चेहरे को कैमरे के सामने लाता है और उसकी अपंगता को स्पष्ट दिखाता है। फिर कार्यक्रम संचालक महोदय उत्तेजित होकर उस अपंग आदमी से पूछेगा कि जल्दी से बताइए आपका दुख क्या है, कि आपका सबसे बड़ा दुख क्या है। आप अपने दुख के बारे में सभी दर्शकों को जरूर बताइए। परंतु वह व्यक्ति अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा, कि वो कुछ नहीं बताना चाहता। कार्यक्रम संचालक महोदय को अपंग व्यक्ति की पीड़ा के प्रति कोई संवेदना नहीं रहती। वह जानता है कि अपंग व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पर चुप ही रहेगा। उसको पता है कि वो उसका जवाब, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए वह कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे प्रश्न करना अपना कर्तव्य समझता है। फिर आगे है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, कि आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये सोच के बताइए। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि वो इशारा करेगा, जो कार्यक्रम संचालक है वो। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश जरूर कीजिए। यह अवसर खो देंगे कि फिर आपको ऐसा समय नहीं मिलेगा, आप दोबारा टीवी के सामने नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक मतलब दिलचस्प और वास्ते मतलब कार्यक्रम करना, कि इसी के कारण आप दूरदर्शन के सामने आए हैं। हम पूछ कर उसको रुला देंगे, कि ये बात पूछ कर हम उसको रुला देते हैं। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक महोदय जो है वो अपंग व्यक्ति का इंटरव्यू या साक्षात्कार लेते समय उनसे अटपटे प्रश्न वो करता है, कि जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे प्रश्नों को वो शामिल करता है। वह उससे पूछता है कि आप सोचकर बताओ कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है या फिर कैसा लगता है। अर्थात अपाहिज होने से आपको कितना दुख है। अगर आप दुखी हैं तो आपको कितना दुख है। यदि वह अपंग नहीं बताएगा तो संचालक महोदय उसे संकेत करके बताएगा और इशारे करते हुए कहता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, कि वो अपने इशारों से उसको बताएगा। थोड़ी कोशिश कीजिए और अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित कराइए। आपके सामने लोगों को अपनी पीड़ा बताने का ये सबसे अच्छा अवसर है कि आज दूरदर्शन के सामने आए हैं। दूरदर्शन पर सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप अपनी पीड़ा उनको बताएं। अपना दर्द नहीं बताने से आप यह मौका अवश्य खो देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कार्यक्रम संचालक महोदय कहते हैं कि आपको पता है कि हमें अपने इस कार्यक्रम को दिलचस्प बनाने के लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख दर्द स्पष्ट हमें बता सके। इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपना दुख दर्द बता दे और
उससे इतने प्रश्न पूछ पूछ कर वो संचालक महोदय उसको रुला देता है। उस समय दर्शक भी उस अपंग व्यक्ति के रोने का पूरा इंतजार करते हैं, क्योंकि दर्शन ही दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को उसके मुख से सुनना चाहते हैं, ताकि वो अपंग व्यक्ति अपने मुख से कुछ कहे और वो उसको सुने। क्या वे भी रो देंगे कि जो दर्शक हैं, क्या वो भी उसकी बात सुनकर रो देंगे, अर्थात क्या उसकी प्रतिक्रिया उन्हें मिल सकेगी? यह प्रश्न उनसे नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे कि फिर हम पर्दे पर उसको दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, कि उसकी आँख दिखाएंगे बड़ी सी, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट होती है बेचैनी या छटपटाहट। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मान लेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग उनको रुलाते हैं। कौन कौन? दर्शक और कार्यक्रम संचालक महोदय। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। तो इस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक महोदय हमेशा ही यह प्रयास करते हैं कि उसके इस बेहुदे प्रश्नों से अपाहिज रोने लगे और वह उनसे संबंधित दृश्य का प्रसारण अपने दूरदर्शन पर कर सकें। इसलिए वह अपाहिज की बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें और भी बड़ी करके दूरदर्शन पर दिखाता है। इस प्रकार वह उसके दुख दर्द को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है। वह अपाहिज के होठों की बेचैनी को भी दिखाना चाहता है। संचालक महोदय अपने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बनाने के प्रयास में सोचता रहता है कि अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शकों को उसकी अनुभूति जरूर हो जाएगी। इसलिए उसकी यह कोशिश रहती है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस प्रकार प्रकट करे कि उससे अपाहिज के साथ दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देखें और धैर्यपूर्वक उसके दर्द को समझ सके कि दर्शक भी उस अपाहिज के साथ रोने लगे। इस प्रकार उस कार्यक्रम को वो दिलचस्प बना देते हैं। परंतु कार्यक्रम संचालक जब दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं हो पाता है तो वह अपने कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है और कहता है कि अब बस करो। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही। पर्दे का एक एक पल कीमती होता है। समय और धन व्यय का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये कार्यक्रम प्रसारित करने में बहुत धन लगा है और हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है। आशय यह है कि कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफ़ी समय और धन का व्यय करना पड़ता है। इसलिए अपाहिज के चेहरे से कैमरा हटवाकर कार्यक्रम संचालक महोदय दर्शकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अभी आपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया गया कार्यक्रम देखा, जो लाइव था, प्रत्यक्ष था। इसका उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को पूरी तरह संप्रेषित करना था, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। अपाहिज के रोने का दृश्य वो कैद नहीं कर सके। अगर वो दृश्य वो अपने दूरदर्शन पर दिखा देते तो शायद दर्शक भी उस दृश्य को देखकर रोने लगते। अगर दोनों एक साथ रोते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में
दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक महोदय दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और यह धन्यवाद मानो उसके संवेदनाहीन व्यवहार पर एक प्रकार से व्यंग्य है। तो ये पाठ है कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में हम प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।